हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आस्क बोर्ड में। तो सभी प्यारे बच्चों को गुड मॉर्निंग। सभी प्यारे बच्चे कैसे हैं आप सब? एक बार बता दीजिए कि सब चीज़ क्लियर, वॉइस की क्वालिटी सही है, वीडियो की क्वालिटी सही है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? एक बार बताइए तो सभी बच्चे। क्योंकि प्यारे बच्चों देखिए, आज है संडे, आज चाहते तो हम आपका टेस्ट लेते और हमेशा यही करते कि संडे में सुबह क्या करते हैं, टेस्ट लेते हैं। लेकिन प्यारे बच्चों हम आपके लिए क्या कर रहे हैं, हम जिनका तैयारी नहीं हुआ है उनके लिए प्यारे बच्चों यहाँ देखिए, ये जो उम्मीद बैच है आपका, जिसमें मास्टर यहाँ देखिए 40 डे का मास्टर कोर्स कराया जा रहा है, जिसमें आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री पूरा कंप्लीट करा दिया जाएगा। जिसमें प्यारे बच्चों केमिस्ट्री के ये तीसरा डे है, यानी तीसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, फर्स्ट डे फर्स्ट चैप्टर, सेकेंड डे सेकेंड चैप्टर, ऐसे चल रहा है। तो यहाँ पे हम लोग आज केमिस्ट्री का तीसरा डे यानी तीसरा चैप्टर आज खत्म करने वाले हैं। और प्यारे बच्चों यहाँ आप देख लीजिए, फिजिक्स का 2 डे का हो गया, यानी 2 चैप्टर उसका खत्म हो गया। तो प्यारे बच्चों हमारे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे हम आपका क्या कर रहे हैं, पूरा कोर्स कंप्लीट कराने की कोशिश कर रहे हैं आपका बिना टाइम वेस्ट किए। क्योंकि हमको पता है कि आपका प्यारे बच्चों क्या है, एग्जाम एकदम नजदीक है। तो हमको खुद जिम्मेवारी है प्यारे बच्चों कि ये जो कोर्स है आपका, वो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इसको समाप्त कर दिया जाए, ताकि आपकी जो तैयारी है प्यारे बच्चों कितना % हो सके, ध्यान रखिएगा, ताकि आपकी जो तैयारी है यहाँ पे वो 80% हो सके। आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन है यहाँ पे प्यारे आप लोग याद रखिएगा कि आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन है वो प्यारे बच्चों कितना % आए, 80% इसी में से आए। तो प्यारे बच्चों वैसे तैयारी हम आपको करवा रहे हैं। तो सभी प्यारे बच्चों को गुड मॉर्निंग। एक बार यहाँ पे लाइव आ जाइए और वीडियो को आप लोग तुरंत शेयर कीजिए और एक एक क्वेश्चन को पढ़िए जो आपके एग्जाम के लिए ना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले तो आपको ये जानना है कि आप लोग प्यारे बच्चों यहाँ पे हमको ये जानना है कि आप लोग कैसे हैं और यहाँ पे आप लोग की पढ़ाई लिखाई बिल्कुल बढ़िया चल रही है कि नहीं चल रही है। और प्यारे बच्चों यहाँ पे आपको पूरा डीपली समझाया जाता है, चैप्टर वाइज सब्जेक्टिव और चैप्टर वाइज आपको ऑब्जेक्टिव करवाया जा रहा है। तो ये आपके लिए सुनहरा मौका है कि जिनका तैयारी नहीं हुआ है ना, मास्टर डे है, 45 डे का जो मास्टर कोर्स है उसमें भाग ले सकते हैं और गर्दा उड़ा सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के, चैनल पे आप लोग पहली बार आए हैं, आप लोग फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जितने सारे स्टूडेंट हैं चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके और यहाँ पे लाइक जरूर करेंगे। लाइक आप लोग शुरू में नहीं करते हैं, लाइक कर दीजिएगा तो बहुत सारे स्टूडेंट के पास ये वीडियो चला जाएगा जिनका हेल्प हो जाएगा। तो आपकी एक लाइक से पहले तो मुझे मनोबल मिलता है और दूसरा प्यारे बच्चों क्या होगा, बहुत सारे बच्चों का हेल्प हो जाएगा। तो आप लोग किसी न किसी का हेल्प कीजिए, भगवान आपका हेल्प करेगा, 100% है। तो चलिए यहाँ पे क्या कीजिए, चैनल पे पहली बार आए हैं तो जुड़ जाइए और यहाँ आप देख लीजिए व्हाट्सअप ग्रुप में आप लोग जुड़ना मत भूलिएगा। ये फ्री व्हाट्सअप ग्रुप है, 91 35 74 देखिए 20 24। ये क्या है प्यारे बच्चों, फ्री व्हाट्सअप ग्रुप है। आप इस पे मैसेज करके एकदम आप लोग व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो ऐड हो जाइए। अगर यहाँ पे आपको पैड ग्रुप में ऐड होना है तो पैड ग्रुप में ऐड होना है तो प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिए 299 रुपया लगता है ऑल सब्जेक्ट का PDF का। तो आप लोग चाहते हैं तो बाई कर सकते हैं, और जिनको बाई नहीं करना प्यारे बच्चों वो क्या कर सकते हैं, हम खुलेआम बताते कि आप नोट कर लीजिए। अगर आपको बाई नहीं करना तो आप नोट कर लीजिए, जिनको बाई करना है आप इस पे प्यारे बच्चों क्या कीजिए, आप इस पे कॉल करके हमसे बात कर लीजिए। तो प्यारे बच्चों ऑनलाइन टेस्ट भी चल रहा है, ऑनलाइन टेस्ट से क्या होगा, आपका रिवीजन एकदम बहुत ही भरपूर तरीके से अच्छी हो जाएगी। तो यहाँ पे आप लोग ऑनलाइन टेस्ट भी देना प्रारंभ कर दीजिए। तो चलिए शुरू करें, एक बार बता दीजिए सभी बच्चे। प्यारे बच्चे मुस्कुरा के सुबह सुबह बोल देंगे कि यस सर, क्लास को आप शुरू कर दीजिए। और यहाँ पे आपका प्यारे बच्चों बहुत जल्द बिहार टॉपर सीरीज निकलने वाला है, जो चलेगा कब, 2/15 से। उसमें बहुत सारे बच्चे डीपली पढ़ना चाहते कि ऑब्जेक्टिव को उसको डीपली घुस के पढ़ाइए, तो वैसे ही पढ़ाई होगा। तो आप लोग प्यारे बच्चों 2/15 वाला क्लास भी नहीं छोड़िएगा। बाकी 11 बजे आपका रिवीजन चलता है, वो आपको करते रहना है। अब देखिए यहाँ पे तथ्यों के आधार पे यहाँ पे हम आपका क्लास करवाते हैं, आप सभी को पता है। तो चलिए प्यारे बच्चों पहले नंबर क्वेश्चन से देखते हैं। चलिए यहाँ आप देखिए, पहला जो सब्जेक्टिव है जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से पूछा जाता है, जो बार बार आपके एग्जाम में आता है। देखिए कौन सा क्वेश्चन है, पहले देखिए BSCB 2011 में पूछा, 16 में पूछा, 19 में पूछा, अब पूछेगा 2024 में। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन हम इसीलिए नहीं बोल रहे हैं कि आपका हम 80% इसी में से क्लियर करवा देंगे। हमको पूरा विश्वास है कि आप ये 45 दिन का कोर्स कर लेते हैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री का प्यारे बच्चों 80% सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव
इसी में से रहेगा। तो चलिए यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन है कि फैराडे का प्रथम नियम क्या होता है, फैराडे का प्रथम नियम क्या होता है। तो आप इसे कैसे लिखेंगे एग्जाम में कि आपको एग्जामिनर पूरा फुल नंबर दे, ये हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए फैराडे का प्रथम नियम क्या है। तो देखिए वैद्युत अपघट्य में प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा विलयन में प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा के परिणाम की क्या होती है, समानुपाती होती है। तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, यहाँ पे आप लोग समझिएगा। फिर चलिए समझने की कोशिश कीजिए यहाँ पे कि फैराडे का प्रथम नियम क्या कहता है। प्यारे बच्चों फैराडे का प्रथम नियम कहता है कि वैद्युत अपघट्य में प्रत्येक इलेक्ट्रोड पे, प्यारे बच्चों वैद्युत अपघट्य में प्रत्येक इलेक्ट्रोड पे पूछा बोल रहा है कि मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा, जितनी भी पदार्थ की मात्राएं इलेक्ट्रोड पे मुक्त होती है उनका पूछा जा रहा है कि विलयन में जितने प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा होंगे ना, विलयन में प्रवाहित धारा प्यारे बच्चों आयनों के माध्यम से होता है। विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह किससे होता है, तो आयंस के माध्यम से होता है, यानी धन आयंस और ऋण आयंस, इसी के माध्यम में किसमें होता है, तो विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह होता है। तो फिर से समझाते हैं क्योंकि आपको एक ही बार में समझ में आ जाए और आप इसे लिख के आ जाए आपके एग्जाम में। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि वैद्युत अपघट्य के प्रत्येक इलेक्ट्रोड पे, जो वैद्युत अपघट्य क्या होता है, तो प्यारे बच्चों जब एक कंटेनर में, यहाँ आप देख लीजिए ये कंटेनर है, पहले तो वैद्युत अपघट्य आपको जान लेना जरूरी है। वैद्युत अपघट्य क्या है, कंटेनर है, इसमें प्यारे बच्चों क्या पानी मिला दिया जाए और यहाँ देखिए इसमें NaCl क्या कर दिया जाए, घोल दिया जाए। इसमें प्यारे बच्चों बाहरी करंट दिया जाए तो ये क्या होता है प्यारे बच्चों, ये Na जो Cl है तो Na पे प्लस होता है, Cl पे माइनस, तो ये NaCl क्या हो जाता है, टूट जाता है। मान लीजिए इसमें इलेक्ट्रोड है, तो एक यहाँ पे कैथोड है, एक एनोड है, तो क्या होगा Na आ जाएगा यहाँ पे किस पे, कैथोड पे, यानी माइनस वाला, ये मान लीजिए माइनस वाला है तो Na पे चल जाएगा, किस जो सोडियम होगा आपका कैथोड पे चला जाएगा और Cl हो जाएगा जो एनोड यानी जो प्लस होता है उस पे, उसी को कहते हैं हम लोग क्या, वैद्युत अपघट्य। तो यहाँ पे आपको ये सब याद रखना है, हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, पूरा अपना 100% दे रहा है कि वैद्युत अपघटन में प्रत्येक इलेक्ट्रोड आपको समझाएं पे मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा विलयन में प्यारे बच्चों प्रवाहित होने वाले जितने भी विद्युत धारा होंगे, विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह किसके द्वारा होता है, तो आयनों के द्वारा होता है। वो धन आयंस होते हैं, ऋण आयंस होते हैं, आयनों के द्वारा होता है विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह। इसके परिणाम के क्या होता है, वो समानुपाती होता है, उसके क्या होता है, परिणाम के समानुपाती होता है। यदि मुक्त पदार्थ की मात्रा, चलिए ये तो प्यारे बच्चों ये प्रथम नियम है, बस इतना ही नियम है, बाकी हम आपको समझा रहे हैं, टेंशन मत लीजिए, आपको समझ में आएगा कि वैद्युत अपघटन में प्रत्येक इलेक्ट्रोड पे मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा विलयन में प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा के परिणाम की क्या होती है, समानुपाती होती है। मान लेते हैं यदि कि मुक्त पदार्थ की मात्रा को हम लोग W से सूचित करते हैं, समझिएगा, और धारा की मात्रा को Q से, तो W समानुपाती क्या होता है, Q के होता है। यहाँ आप देखिए W समानुपाती क्या होता है, Q के, तो यहाँ पे W भी लिख सकते हैं, M भी लिख सकते हैं। तो यहाँ आप देख लीजिए W समानुपाती Q। अब देखिए यहाँ पे ये जो समानुपाती रहता है तो इसको जब इक्वल टू में बनाया जाता है, जब समानुपाती को हटाया जाता है तो एक कॉन्स्टेंट लगाना पड़ता है, तो हम लोग इस पे कॉन्स्टेंट क्या लगाएंगे, M इक्वल टू, यहाँ देखिए क्या है, M है, यहाँ पे आप लोग फिर से समझिएगा, यहाँ पे हमको समानुपाती हटाना है तो यहाँ पे क्या करेंगे, M लिख देंगे और यहाँ पे समानुपाती हटाएंगे, आएगा इक्वल टू, और इक्वल टू जब समानुपाती हटता है ना तो एक कांस्टेंट आपको लगाना पड़ता है, जिसको हम लोग Z एक कांस्टेंट लगा देते हैं और लास्ट में क्या है, Q है। और यही हमारा क्या है प्यारे बच्चों, यही हमारा प्यारे बच्चों क्या है, यही हमारा फैराडे का प्रथम नियम है, जहां Z एक प्रकार का नियतांक है। Z क्या है, कांस्टेंट है, हम बताए ना कांस्टेंट लगता है, तो हम लोग Z एक कांस्टेंट लगाए हैं, एक नियतांक लगाए हैं। अब यहाँ आप देख लीजिए, जहां विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं, जिसे Z को हम लोग क्या कहेंगे, ये जो Z है प्यारे बच्चों, जो कांस्टेंट है, जो नियतांक है, इसे हम लोग कहते हैं प्यारे बच्चों का वैद्युत रासायनिक तुल्यांक। तो हम लोग इसको यहाँ पे ऐसे नहीं लिख सकते हैं, M इक्वल टू Z गुणे T, यहाँ पे सॉरी Z गुणे Q, यहाँ पे आप लोग इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, इसके बीच कुछ नहीं है तो आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, तो M इक्वल टू Z गुणे Q हो जाएगा। ये लिखने का मतलब क्या है कि हमको पता है प्यारे बच्चों की Q इक्वल टू क्या होता है, IT होता है, ये हमको पता है, इसीलिए इसको तोड़ के लिखे। तो हमको ऐसे लिख सकते हैं ना कि Q इक्वल टू हम जानते हैं कि IT होता है, तब हम देख सकते हैं कि M इक्वल टू क्या हो जाएगा, Z इंटू I गुणे T। यहाँ पे देखिए M इक्वल टू क्या हो जाएगा, ZIT, और यही हमारा निकलेगा क्या प्यारे बच्चों, फैराडे का प्रथम नियम।
समझ में आया। देखिए हम यहाँ पे बता रहे हैं कि मान लीजिए कि यहाँ देखिए पदार्थ की मात्रा m है, W लिखे या m लिखे, पदार्थ की मात्रा यहाँ देखिए m है, यहाँ देखिए पदार्थ की मात्रा m है और ये समानुपाती किसके होता है प्यारे बच्चों, यहाँ देखिए q के समानुपाती होता है। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों हम यहाँ पे समानुपाती देखिए q लिख दिए। अब यहाँ देखिए समानुपाती हटेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, समानुपाती हटेगा, एक कांस्टेंट लगता है तो हमको कांस्टेंट लगाना पड़ेगा z, और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे q हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। z जहाँ पे क्या होता है प्यारे बच्चों, नियतांक होता है यानी कांस्टेंट होता है, जिसे हम लोग वैद्युत रासायनिक तुल्यांक भी बोलते हैं, z को वैद्युत रासायनिक तुल्यांक। अब यहाँ पे देख लीजिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, m इक्वल टू z गुणे q लिख सकते हैं, तो गलती होगा, नहीं गलती होगा, कुछ भी नहीं है, यानी क्या q है। अब यहाँ देखिए इससे लिखने से क्या होता है कि हमको पता है कि q इक्वल टू क्या होता है, I गुणे t होता है, ये आप लोग पढ़ें, q इक्वल टू क्या होता है, I गुणे t। तो यहाँ पे हमको लिखने से ये फायदा है कि हमारा फैराडे का प्रथम नियम निकल के आ जाएगा। m इक्वल टू क्या हो जाएगा, z है तो z हम लोग q की जगह पे क्या लिख सकते हैं, I गुणे t, यानी क्या लिख सकते हैं, I गुणे t, और यही हमारा क्या निकल जाएगा प्यारे बच्चों, फैराडे का प्रथम नियम निकल जाएगा। तो प्यारे बच्चों समझाना तो डीपली आपको टाइम लग जाएगा, लेकिन हम तो समझा तो सकते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया कि यहाँ देखिए विद्युत अपघट्य के प्रत्येक इलेक्ट्रोड पे मुक्त होने वाली पदार्थ हमारा m है, और विलयन में विद्युत धारा का यहाँ देखिए प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का परिणाम क्या है, m है। प्यारे बच्चों क्या है, सॉरी यहाँ पे क्या है, q है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ये क्या होता है, एक दूसरे के समानुपाती होता है, यानी क्या होता है, m इक्वल टू q के ये समानुपाती होता है, m इक्वल टू यहाँ पे सॉरी m किसके समानुपाती होता है, q के समानुपाती होता है। तो यहाँ पे आप सबको ये याद रखना है, तो ऐसे ही आपको यहाँ पे लिख देना है, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। बस यहाँ पे डिफिनेशन इतना याद रखना है कि वैद्युत अपघटन के प्रत्येक इलेक्ट्रोड पे मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा, जिसे हम लोग m लिखते हैं, ये समानुपाती होता है क्या, विलयन में विद्युत में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के परिणाम का। इसको हम लोग क्या लिखते हैं, q से सूचित करते हैं। बस इसको सोल्व कर दीजिए, यहाँ पे आपका फैराडे का प्रथम नियम। चलिए पहले को तो यहाँ पे ये समझाना इसलिए जरूरी था कि ये बार बार एग्जाम में आता है, तो 5 नंबर में भी आएगा, तो ये तो आपको कंफर्म हो गया ना कि ये क्वेश्चन आपको याद हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन है कि संचायक बैटरी से आप क्या समझते हैं। संचायक बैटरी, जो कि प्यारे बच्चों 2021 के एग्जाम में पूछा गया कि संचायक बैटरी क्या है। संचायक समझिएगा, A to Z क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय, यहाँ देखिए एक्यूमुलेटर बैटरी, यहाँ पे क्या लिखा है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि संचायक बैटरी से आप लोग क्या समझते हैं। तो चलिए समझाते हैं कि इस प्रकार के सेल विद्युत धारा या ऊर्जा को यहाँ पे क्या करते हैं, बाह्य स्रोत की सहायता से संग्रहित करते हैं। यानी कहने का मतलब क्या कि जो संचायक बैटरियां होती है, 1 मिनट रुक जाइए, सॉरी चलिए यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए प्यारे बच्चों, थोड़ा सा खांसी हो गया है कि संचायक बैटरी से आप क्या समझते हैं। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार की बैटरी क्या होती है, संचायक बैटरी ऐसी होती है कि जिसको बाहरी प्यारे बच्चों यहाँ पे विद्युत का प्रवाह देखिए, उसको प्यारे बच्चों क्या किया जाता है, चार्ज किया जाता है, तो उसे ही हम लोग संचायक बैटरी कहते हैं। देखिए किस प्रकार की सेल विद्युत धारा यानी विद्युत धारा या ऊर्जा को बाह्य स्रोत की सहायता से क्या संग्रहित करते हैं, यानी क्या इसको चार्ज होने के लिए करते हैं। तो यहाँ देखिए और डिस्चार्ज की स्थिति में यह संग्रहक विद्युत ऊर्जा को यहाँ पे सप्लाई करता है, तो इसीलिए इस प्रकार के सेल या बैटरी को हम लोग क्या कहते हैं, स्टोरेज या संचायक बैटरी। स्टोरेज बैटरियां ही हमारी क्या होती है, संचायक बैटरियां कहलाती हैं। तो ये आपको याद रखना है कि ऐसा बैटरी, ऐसा सेल जिसमें बाह्य प्यारे बच्चों क्या बाह्य स्रोत की सहायता से उसको चार्ज किया जाता है, बाह्य स्रोत की सहायता से उसको चार्ज करके संग्रहित किया जाता है, तब इसको क्या किया जाता है, डिस्चार्ज किया जाता है, उसके क्या यूज करके, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपको याद रखना है संचायक बैटरी कहते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको याद हो गया होगा कि संचायक बैटरी क्या है। तो बाह्य प्यारे बच्चों क्या स्रोत देके किसी भी सेल को चार्ज करना, वही हमारा क्या कहलाता है, उसे चार्ज कर देना, फिर उसको डिस्चार्ज करने की प्रक्रिया हमारी संचायक बैटरी कहलाती है। बस इतना याद रखना है, याद रहेगा। दोनों क्वेश्चन को 100% समझा दिए, कोई भी बच्चा भूलेगा नहीं, एग्जाम में जाएगा। तो यही तो है प्यारे बच्चों समझाने का। और आप लोग नहीं बताते कि आपको ऐसा क्लास अच्छा लगता है कि नहीं, एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा प्यारे बच्चों, इससे दिल को सुकून मिलता है, पता लगता है कि हाँ मेरा पढ़ाया आपको समझ में आ रहा है। चलिए आप देखिए इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोड विभव क्या है, 2018 का क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रोड या इलेक्ट्रोड विभव क्या है।
इलेक्ट्रोड या इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है? तो देखिए इलेक्ट्रोड या इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, तो इलेक्ट्रोड या इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है हम आपको समझाते हैं। तो पहले आपको इलेक्ट्रोड समझाएंगे कि इलेक्ट्रोड एक चालक होता है, कंडक्टर होता है। इलेक्ट्रोड क्या होता है? एक चालक होता है जिससे धारा बहती है। क्या होता है? इलेक्ट्रोड एक चालक होता है जिससे क्या होता है? धारा का प्रवाह होता है। इलेक्ट्रोड यहाँ पे देखिए आपको बस इतना ही याद रखना है कि प्यारे बच्चों इलेक्ट्रोड क्या होता है? एक चालक होता है जिससे धारा का प्रवाह होता है, उसे इलेक्ट्रोड कहते हैं। इलेक्ट्रोड क्या होता है? एक प्रकार का प्यारे बच्चों चालक होता है जिससे धारा का प्रवाह होता है, इलेक्ट्रोड कहते हैं। इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं? तो जब किसी धातु के छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में क्या किया जाता है? डुबो दिया जाता है। तो धातु की छड़ विलयन के सापेक्ष क्या होती है? धन आवेशित या ऋण आवेशित हो जाती है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोड क्या? इलेक्ट्रोड एक प्रकार का चालक है जिससे धारा बहती है, इलेक्ट्रोड कहलाता है। लेकिन इलेक्ट्रोड विभव क्या कहलाता है? यहाँ पे समझिएगा कि जब किसी धातु के छड़ को उसी धातु के लवण के धातु के छड़ को उसी धातु के लवण में प्यारे बच्चों क्या डुबाया जाता है, तो धातु के छड़ क्या होते हैं? विलयन के साथ क्या होती है? धन आवेशित या ऋण आवेशित हो जाती है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड विभव बोलते हैं। तो याद रहेगा, समझ में आया? तो ये भी क्वेश्चन आप लोग लिख दीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए कि मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है। पढ़िए यहाँ आप देखिए 2014 और 2016 का ये क्वेश्चन है। देखिए कितना बार पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए बोलते हैं कि ये जो पैड ग्रुप वाला है ना, आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत रामबाण साबित होगा। और ये जो क्लास है उम्मीद बैच का मास्टर कोर्स आपको करा रहे, फिजिक्स केमिस्ट्री आपका क्लियर करा रहा है प्यारे बच्चों। दूसरे चैनल पे जाइएगा, आपको बोलेगा कि आ जाइए एप्लीकेशन पे करा देंगे, लेकिन हम आपको पूरे यूट्यूब पे क्या करा रहे हैं? खुलेआम करा रहे हैं सभी बच्चों के लिए, इतना हेल्प। तो प्यारे बच्चे आपको तो एक लाइक करना पड़ेगा। चलिए यहाँ देखिए मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है। तो देखिए किसी भी अर्ध सेल में अर्थात यानी क्या एक इलेक्ट्रोड में 298 केल्विन ताप और 1 मोल प्रति लीटर सांद्रता के धातु आयन विलयन में इलेक्ट्रोड विभव को ही हम लोग मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों इस चैप्टर का, क्योंकि ये चैप्टर का क्वेश्चन बहुत सारा आता है क्वेश्चन। तो सब के सब क्वेश्चन सब्जेक्टिव के साथ ऑब्जेक्टिव आपको बताने वाले हैं। तो प्यारे समझिए और यहाँ पे ये सब वन शॉट क्लास कर लीजिए कि आपका इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन ना छूटे। कि किसी भी अर्ध सेल से यानी अर्थात एक इलेक्ट्रोड में प्यारे बच्चों 298 केल्विन ताप और यहाँ देखिए 1 मोल प्रति लीटर सांद्रता के धातु आयन विलयन में ही इलेक्ट्रोड के हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड विभव बोलते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है, बिल्कुल आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। और हो सके तो आप लोग पैड ग्रुप में जुड़ जाइएगा, 299 कोई ज्यादा नहीं है। और यहाँ पे देखिए इससे आपका बहुत हेल्प हो सकता है। चलिए अगला यहाँ पे आ जाइए क्वेश्चन 5 नंबर। देखिए कितनी बार ये प्यारे पूछा गया है कि प्रबल तथा दुर्लभ वैद्युत अपघट्य की व्याख्या उदाहरण सहित करें। प्रबल वैद्युत अपघट्य क्या होता है? दुर्लभ वैद्युत अपघट्य क्या होता है? और ये जो लिखते हैं ना, ये गलत नहीं लिखते हैं, चेक कर लीजिएगा। सब A to Z क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए ध्यान रखिए कि प्रबल वैद्युत अपघट्य या दुर्लभ वैद्युत अपघट्य क्या होता है, उदाहरण सहित लिखें। तो प्रबल वैद्युत अपघट्य क्या होता है, जो क्या होते हैं प्यारे बच्चों यहाँ पे हम आपको समझाएंगे, एक बार में दिमाग में घुस जाएगा। वैसा वैद्युत अपघट्य जो जलीय विलयन में क्या हो जाए, पूर्णतः वियोजित हो जाए और वो आयनित हो जाए, और यहाँ पे क्या हो जाए प्यारे बच्चों, पूर्ण रूप से क्या हो जाए, घुल जाए, आयनीकृत हो जाए, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं। तो प्यारे बच्चे हम लोग वैद्युत अपघट्य कहते हैं। कौन? तो प्रबल वैद्युत अपघट्य। प्रबल का मतलब हो गया मजबूत और दुर्लभ का हो गया कमजोर। तो प्रबल वैद्युत अपघट्य में क्या होता है, यहाँ पे समझिएगा कि यहाँ पे देखिए वैसा वैद्युत अपघट्य जो जलीय विलयन में क्या हो जाए, पूर्ण रूप से वियोजित होता है, यानी पूरे रूप से घुल जाए उसमें, पूर्ण यहाँ पे क्या हो जाए, वियोजित हो जाए, यानी उसमें पूर्ण रूप से घुल जाए, उसे हम लोग क्या करने बोलेंगे, प्रबल यानी मजबूत वैद्युत अपघट्य। यानी क्या, पूर्ण रूप से उसमें क्या हो रहा है, घुल रहा है, तो यहाँ पे उसे क्या बोलेंगे, प्रबल वैद्युत अपघट्य बोलेंगे। जैसे NaCl, यहाँ आप देखिए NaCl घुलाइएगा किसी कंटेनर में क्या होगा, पूरे पूर्ण रूप से घुल जाएगा, HCl घुल जाएगा। एक मिनट, सॉरी आज थोड़ा ज्यादा ही खांसी हो गया, इसके लिए सॉरी। चलिए यहाँ पे आप लोग समझिए कि देखिए प्रबल वैद्युत अपघट्य किसे कहते हैं। तो प्यार बच्चों वैसा वैद्युत अपघट्य जो पूर्ण रूप से क्या हो जाए, आयनीकृत हो जाए, तो उसे हम लोग प्रबल वैद्युत अपघट्य कहते हैं। जैसे NaCl हो गया, हमारा HCl हो गया,
KCl हो गया। अब यहाँ देखिए दुर्लभ वैद्युत अपघट्य क्या होता है, तो दुर्लभ वैद्युत अपघट्य क्या होता है, तो वैसे वैद्युत अपघट्य जो जलीय विलयन में आंशिक रूप से, आंशिक का मतलब क्या होता है, कमजोर रूप से, वैसा वैद्युत अपघट्य जो जलीय विलयन में, जलीय विलयन की बात किया जा रहा है, वैसा वैद्युत अपघट्य जो जलीय विलयन में आंशिक रूप से प्यार बच्चों क्या हो, घुले, यानी पूर्ण आयनीकृत हो, आंशिक रूप से आयनीकृत होता, यानी थोड़ा सा घुला थोड़ा सा रह गया, थोड़ा सा घुला थोड़ा सा रह गया, यानी आंशिक रूप से, कमजोर रूप से घुल रहा है, पूरा नहीं घुल रहा है, उसे हम लोग क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, उसे कहेंगे दुर्लभ वैद्युत अपघट्य। जैसे इसका एक उदाहरण हो गया CH3COOH, ये क्या है प्यारे बच्चों, दुर्लभ वैद्युत अपघट्य का एक उदाहरण है। यहाँ देखिए NH4OH हमारा क्या है, एक दुर्लभ वैद्युत अपघट्य का उदाहरण है। तो प्यारे ये सब क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए, तो आपको समझ में आ गया होगा कि प्रबल वैद्युत अपघट्य, दुर्लभ वैद्युत अपघट्य क्या होते हैं। अब देखिए वैद्युत अपघट्य क्या होता है, क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, 2011 का क्वेश्चन है, अभी तक नहीं पूछा है लेकिन अब पूछेगा, तो ध्यान रखना है ये क्वेश्चन कि वैद्युत अपघटन क्या होता है, वैद्युत अपघटन क्या होता है। चलिए बताते हैं वैद्युत अपघटन। तो देखिए वैद्युत अपघटन क्या होता है, तो अगर किसी तरल पदार्थ में करंट को प्रवाहित किया जाए, यह तरल पदार्थ है समझिएगा, इसमें प्लस माइनस यानी यहाँ पे क्या DC करंट को हम प्रवाहित कर रहे हैं, समझिएगा प्यारे बच्चों। यदि किसी तरल पदार्थ में करंट को प्रवाहित किया जाए तो रासायनिक अभिक्रिया करके क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया के कारण तरल पदार्थ के जो आयंस होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को हम लोग वैद्युत अपघट्य यानी इलेक्ट्रोलाइटिस कहते हैं। ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं, अभी बताएं जब हम आपको फैराडे का प्रथम नियम बता रहे थे कि वैद्युत अपघटन यानी वैद्युत अपघट्य क्या होता है। तो अगर किसी तरल पदार्थ में, देखिए ये फिगर है लेकिन हम आपको फिर से फिगर बना के समझाते हैं ताकि आपको और समझ में आए। अगर किसी जलीय विलयन में, देखिए ये देखिए, अगर किसी जलीय विलयन में हम लोग करंट को प्रवाहित करते हैं, यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड लगा है, कौन है, ये है यहाँ पे एनोड लगा है प्लस, और यहाँ पे ये मान लीजिए छड़ क्या है, कैथोड का है, माइनस का है, ये यहाँ पे आपको याद रखना है। अब देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ देखिए कैथोड को, एनोड को हम यहीं पे लिख देते हैं, ध्यान रखिएगा, ये है कैथोड, ये है एनोड। अब देखिए अगर किसी तरल माध्यम में, अगर किसी तरल, प्यारे बच्चों क्या लिखा है, अगर किसी तरल पदार्थ में करंट को प्रवाहित करें, यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, इसको करंट देते हैं, यहाँ देखिए ये प्लस हो गया, इधर माइनस हो गया, और इसको क्या करते हैं प्यारे बच्चों, अगर हम लोग इस करंट को देते हैं तब प्यारे बच्चे बोला जा रहा है कि इसमें जो आयंस हो गए, यानी मान लीजिए इसमें NaCl घुला है, क्या है NaCl घुला है, तो इसमें जब करंट देंगे ना तो NaCl टूट जाएगा, Na क्या होगा, तो Na चला जाएगा कैथोड पे, क्योंकि Na पे क्या होता है प्लस, कैथोड क्या होता है, कैथोड होता है हमारा माइनस, ये आपको याद रखना है। कैथोड क्या होता है प्यारे लाल, ये होता है हमारा माइनस, कैथोड क्या होता है, ये माइनस इलेक्ट्रोड होता है। तो यहाँ देखिए जो Na पे होगा, सोडियम पे होगा, वो कैथोड पे जाएगा, और जो यहाँ देखिए Cl पे माइनस होता है वो क्या हो जाएगा, एनोड यानी प्लस पे आएगा। तो यही है हमारा क्या प्यारे बच्चों, वैद्युत अपघटन। तो ये आपको याद रखना है कि अगर किसी तरल पदार्थ में करंट को प्रवाहित किया जाए तो इसमें जो आयंस हो गए वो टूट के अलग हो जाते हैं और अपना अपना आयंस चुन लेते हैं, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत अपघट्य बोलते हैं। याद रहेगा वैद्युत अपघटन। चलिए हम यहाँ पे तो अपना पूरा 100% दे रहे हैं, बाकी यहाँ पे आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं, हम कमेंट देखेंगे ना तब पता चलेगा। चलिए वैद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या होता है, 2011-2016 का क्वेश्चन है, जो कि बहुत मस्त क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो प्यारे बच्चे बहुत धमाकेदार क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन के वैद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या है, अब यहाँ पे आपको बताते हैं कि वैद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या होता है। तो किसी पदार्थ का वह रासायनिक तुल्यांक की मात्रा जिसमें 1 एम्पीयर की धारा 1 सेकेंड तक प्रवाहित होने पर प्राप्त मात्रा, उसी ही विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। अब देखिए क्वेश्चन को पढ़िए कि किसी तरल पदार्थ की वह रासायनिक तुल्यांक की वह मात्रा जिसमें 1 एम्पीयर की धारा 1 सेकेंड तक प्रवाहित होती है, तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। और ये क्या है, M=ZIT क्या होता है, ये यहाँ पे क्या होता है प्यारे बच्चों, फैराडे का फर्स्ट लॉ होता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। चलिए यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि गैल्वेनिक सेल या प्यारे बच्चों वोल्टियस सेल क्या है। गैल्वेनिक सेल या वोल्टियस सेल क्या होता है समझिएगा यहाँ पे और आप लोग ऑनलाइन टेस्ट भी दीजिए, क्यों नहीं दे रहे। तो यहाँ देखिए गैल्वेनिक सेल या वोल्टियस सेल क्या होता है। तो देखिए वह सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर दे उसे गैल्वेनिक सेल कहते हैं। जो यहाँ देखिए द सेल विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी टू, प्यारे बच्चों क्या, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, डेट इज कॉल्ड, प्यारे बच्चों क्या, यहाँ पे आपको याद रखना है गैल्वेनिक सेल। यहाँ पे और यहाँ देखिए फोटोवर्टिकल, यहाँ सॉरी यहाँ देखिए वोल्टेलिक सेल भी इसे हम लोग कहते हैं। तो यहाँ देखिए आपको याद रखना है कि गैल्वेनिक सेल क्या होता है। तो यहाँ देखिए वह सेल
जो रासायनिक ऊर्जा को क्या करे, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दे, विद्युत ऊर्जा में। यहाँ पे क्या, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर दे, उसे ही हम लोग गैल्वेनिक सेल या वोल्टेज सेल कहते हैं। तो गैल्वेनिक सेल या वोल्टेज सेल बहुत आसान क्वेश्चन है। अगला यहाँ पे आ जाए कि लवण सेतु क्या है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपको याद हो जाना चाहिए। फिगर के साथ आपको समझाने की कोशिश करेंगे तो ये क्वेश्चन भी आपको याद कर लेना है। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए यहाँ पे समझा रहे हैं तो प्यारे बच्चे टाइम तो लगेगा क्योंकि ये डीपली अध्ययन करवा रहे हैं आपको। तो आप ही लोग बोलते हैं ना कि सर जी समझाते नहीं है, समझाते हैं तो आप लोग हैरान हो जाते हैं कि सर जी कितना समझाते हैं। देखिए लवण सेतु क्या होता है, तो यह एक प्रकार का यू आकार की कांच की एक नली होती है जिसमें KCl, KMnO3, NH4Cl आदि वैद्युत अपघट्टे भरे होते हैं। वैद्युत अपघट्टे क्या होते हैं प्यारे बच्चों, भरे होते हैं, लवण सेतु यहाँ पे कहलाते हैं। लवण सेतु प्यारे बच्चों क्या होता है, डैनियल सेल एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह यू आकार का होता है परंतु उल्टी रखी जाती है, यही है हमारा लवण सेतु और कुछ नहीं है। ये जो देख रहे हैं ना, ये ही है हमारा लवण सेतु, एक उल्टा यू प्रकार की ऐसी नली जिसमें क्या भरा जाता है, KCl, KMnO3 जितना भी वैद्युत अपघट्य पदार्थ है इसके अंदर ठूस दिया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चे, यहाँ पे बोलते हैं लवण सेतु। तो बस यहाँ पे आपको यही काम करना है। और जो डैनियल सेल होता है इसमें यह एक प्रकार का क्या करता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो यहाँ पे आपको याद कर लेना है। ZnSO4 जो भी है प्यारे बच्चों इसमें भरा रहता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। अगला आज एक विशिष्ट चालकता क्या होता है ये समझाइए। विशिष्ट चालकता क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, सब के सब क्वेश्चन पूछा गया ही आपको मिलेगा। तो देखिए विशिष्ट चालकता क्या होता है, समझिएगा कि विशिष्ट चालकता क्या होता है। तो देखिए जब किसी विद्युत अपघट्टे के विलयन में किन्हीं इलेक्ट्रोडों की सहायता से विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो चालक का प्रतिरोध उन इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है एवं उसके क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। हमारा क्या कहलाता है, विशिष्ट चालकता कहलाता है। तो यहाँ पे ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है कि विशिष्ट चालकता क्या होता है। तो जब किसी वैद्युत अपघट्य के विलयन में किन्हीं इलेक्ट्रोड की सहायता से वैद्युत धारा को प्रवाहित किया जाता है तो चालक का प्रतिरोध उन इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी के अनुक्रमानुपाती तथा क्षेत्रफल के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। उसे ही हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, विशिष्ट चालकता कहते हैं। तो ये भी साथ में आप करना है। यहाँ देखिए विशिष्ट चालकता का मात्रक क्या होता है, ओम इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स होता है। तो ये भी साथ में आपको याद करते चलना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब यहाँ पे आ जाइए, ये जो 10 क्वेश्चन बताए ना 80% आपका क्वेश्चन इसी में से रहेगा। तो ये आपको प्यारे ध्यान रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम आपको बता दिए। तो अब यहाँ पे रेडी हो जाइए और वीडियो को तुरंत शेयर कीजिए क्योंकि यहाँ पे अब होगा इसका ऑब्जेक्टिव। क्या करेंगे प्यारे बच्चे, अब करेंगे ऑब्जेक्टिव। तो एक बार वीडियो को तुरंत आप लोग शेयर मार दीजिए। तो जितने सारे स्टूडेंट है एक बार वीडियो को शेयर मारिए, एक बार आप सभी स्टूडेंट वीडियो को शेयर मारिए। अब यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, सब्जेक्टिव करने वाले हैं, जो करना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्या है प्यारे, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे फटाफट से 1 मिनट रुक जाइए, आपको हम यहाँ पे क्या करते हैं प्यारे, ऑब्जेक्टिव करवाते हैं। तो जल्दी से जल्दी आप सब एक बार शेयर करते रहिए, सभी बच्चे एक बार शेयर करते रहिए। जितने सारे स्टूडेंट हैं सभी के सभी स्टूडेंट एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि प्यारे बच्चों यहाँ पे आपको थोड़ा सा भी दिक्कत ना हो। चलिए वेरी गुड, 1 मिनट रुक जाइए थोड़ा सा प्यारे बच्चे। चलिए आ जाइए प्यारे बच्चों, सभी बच्चे आएंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव करेंगे। तो प्यारे बच्चों पहले का आप लोग राइट आंसर लगा दीजिए। पहला नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि गैल्वेनिक सेल में एनोड होता है। तो प्यारे लाल यहाँ पे गैल्वेनिक सेल में एनोड क्या होता है, तो हमारा ऋणात्मक इलेक्ट्रोड होता है। तो पहले का क्या होगा, ए वाला ऑप्शन सही होगा। तो आप लोग इसको राइट कर दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहले का क्या होगा, सभी बच्चे को पता होना चाहिए कि पहले का क्या होने वाला है, ऋणात्मक इलेक्ट्रोड होने वाला है। ये आप लोग प्यारे याद कर लीजिएगा। तो ये क्वेश्चन आपको याद हो जाना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अब यहाँ पे आ जाइए, क्वेश्चन आपके सामने है। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों यहाँ पे दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ देखिए 2 नंबर क्वेश्चन समझिए कि विद्युत धारा जब किसी चालक से इलेक्ट्रॉन में होती है तो चालक से अगर इलेक्ट्रॉन की तरफ प्रवाहित हो रही है, तो चालक से इलेक्ट्रॉन की तरफ अगर प्रवाहित हो रही है तो उसे यहाँ पे धात्विक चालक को कहेंगे।
अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ देखिए आयंस के द्वारा, यहाँ देखिए विद्युत धारा आयंस के द्वारा प्रवाहित होगी तब उसे कहेंगे वैद्युत अपघट्य चालक। तो यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, चालक से इलेक्ट्रॉन के द्वारा हो रहा है, तो ये क्या होगा, धात्विक चालक होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ए वाला ऑप्शन सही आंसर होगा। अगला यहाँ पे आ जाइए कि सेल जिसमें रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, क्या कहते हैं, अभी ना बताएं कि कौन है जो केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। फटाफट यहाँ पे आंसर लगाते चलिए। 3 का क्या होगा प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया। गैल्वेनिक सेल हम आपको बताए थे, या वोल्टिया सेल क्या करता है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, अभी हम आपको बताएं। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन आपका सही होने वाला है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि यहाँ देखिए जलीय घोल में, यहाँ देखिए हाइड्रोजन यानी H2 निम्नलिखित में से किसे अवकृत नहीं करेगा। जलीय घोल में हाइड्रोजन किसे अवकृत नहीं करेगा, तो देखिए Cu+ को कर लेगा, Ag+ को कर लेगा, Au+ को कर लेगा, लेकिन Fe3+ को ये अवकृत नहीं करेगा। तो यहाँ पे जिनका भी आ रहा है ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सटीक आंसर है। अगला आ जाएगी निम्नलिखित में से कौन सबसे शक्तिशाली अवकारक पदार्थ है। अब फटाफट बता दीजिए, शक्तिशाली अवकारक पदार्थ पूछा गया है, ना कि आपसे पूछा गया कि शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ कौन है। अवकारक पदार्थ कौन सा होता है, जो हाइड्रोजन ग्रुप होते हैं ना, सबसे निचला सदस्य, हाइड्रोजन ग्रुप के सबसे निचला सदस्य होता है आयोडीन यानी I2, और यही हमारा होता है अवकारक पदार्थ। और सबसे ऊपर वाला सदस्य होता है हमारा क्या प्यारे बच्चों, मजबूत होता है फ्लोरीन, यहाँ पे जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ। तो शक्तिशाली अवकारक पदार्थ पूछा है तो हमारा आयोडीन हो जाएगा, जो कि आपको यहाँ पे याद होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन आइए प्यारे, कि निम्नलिखित में से कौन सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकरण पदार्थ है। तो यहाँ देखिए शक्तिशाली ऑक्सीकरण यानी हाइड्रोजन ग्रुप के सबसे ऊपर वाला सदस्य सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकरण होता है, यानी हमारा क्या हो जाएगा, फ्लोरीन जो होगा शक्तिशाली ऑक्सीकरण होगा। अगला आज ये कि फैराडे के वैद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम संबंधित है। फैराडे का प्रथम नियम हम समझ लिए हैं, बहुत ही आसानी से समझ लीजिए, M= क्या होता है, ZIT। कैसे होता है ये आप निकाल लीजिएगा ना, सही से बताइएगा, फैराडे का प्रथम नियम आप निकाल लीजिएगा कि नहीं, अब कभी भूलिएगा, उसमें बहुत टाइम दिए आपको। देखिए फैराडे का विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम, तो ये प्यारे बच्चों है विद्युत अपघट्य के समतुल्य भार से संबंधित, तो आपको लिख देना है यहाँ पे क्या, बी वाला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आ जाइए कि निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक सेल है। प्यारे बच्चों द्वितीयक सेल कौन, संचायक सेल कौन सा होता है, प्यारे बच्चों द्वितीयक सेल कौन सा हो जाएगा, फटाफट यहाँ पे आंसर लगाने की कोशिश कीजिए कि निम्नलिखित में से द्वितीयक सेल कौन सा होगा या संचायक सेल कौन सा हो जाएगा। तो हमारा लेड स्टोरेज बैटरी, जितने भी स्टोरेज बैटरी होती है ना, ये क्या होती है प्यारे बच्चों, लेड स्टोरेज बैटरी हमारी क्या होती है, यहाँ पे आपको याद रखना है, स्टोरेज बैटरी या जितनी भी होती है प्यारे बच्चों, ये आपको याद रखना है क्या होती है, फटाफट से बता दीजिएगा, जल्दी से जल्दी यहाँ पे आंसर दीजिएगा। तो ये द्वितीयक सेल के अंतर्गत आती है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ देखिए 96,500 कूलम विद्युत CuSO4 के घोल से मुक्त करता है, क्या करेगा। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कितना, तो 31.76 ग्राम तांबा मुक्त करेगा। तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है, तो ये भी साथ में आपको याद कर लेना है। अगला यहाँ पे आज ये क्वेश्चन अगला है कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है। इलेक्ट्रॉन पे आवेश, ये भी क्वेश्चन बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपको याद हो जाना चाहिए, बहुत बढ़िया है। तो देखिए इसमें ये सब कुछ मत देखिए, इलेक्ट्रॉन पे आवेश प्यारे बच्चों याद रखिएगा कि कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। तो ये बी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही होने वाला है। तो प्यारे यहाँ पे आप लोग इसको सही कर दीजिएगा। अगला यहाँ पे आ जाए कि विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई क्या होती है। विशिष्ट प्रतिरोध है, अब यहाँ पे आप क्या जवाब दीजिएगा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है यहाँ पे कि विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई क्या होती है। चलिए ये क्वेश्चन हम बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, यहाँ पे हम HW दे देते हैं, देखेंगे कितना तैयारी आप लोग कर चुके हैं, गलती कर रहे हैं कि सही कर रहे हैं। तो ये प्यारे बच्चों विशिष्ट प्रतिरोध है, विशिष्ट प्रतिरोध है। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि गलती कर रहे हैं कि सही कर रहे हैं। चलिए विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। अगला यहाँ पे आज ये क्वेश्चन, यहाँ पे आज ये अगला क्वेश्चन कि विद्युत अपघटन के नियम दिए, तो सॉरी हम तो आंसर ही बता दिए, HW देके। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन आपके सामने है कि विद्युत अपघटन के नियम दिए थे किसने, तो वैद्युत अपघटन के जो नियम दिए थे फैराडे ने दिए थे, ये आपको याद कर लेना है। सी वाला ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर होगा। अगला आ जाए कि विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मात्रक क्या होता है। विद्युत रासायनिक तुल्यांक हम आपको बताएं, विद्युत रासायनिक तुल्यांक हम आपको अभी बताए हैं। तो ये बताइए वैद्युत रासायनिक तुल्यांक का मात्रक क्या होता है, ग्राम प्रति कूलम। क्या होता है प्यारे बच्चों, ग्राम प्रति कूलम होता है। सी वाला मारिए, यहाँ पे आपका सही होगा।
बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, एक एक क्वेश्चन को आपको करा दिया जाएगा। चलिए 1 फैराडे बराबर होता है, तो यहाँ पे आपको याद रखना कि 1 फैराडे बराबर होता है तो इलेक्ट्रॉन का आवेश और एवोगाड्रो संख्या को आप लोग गुणा कीजिएगा ना, तो लगभग में यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपका 96,500 कूलम लगभग में आएगा, यानी क्या हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। तो ये आप लोग याद कर लीजिएगा, लगभग में आता है, यहाँ पे आपको याद कर लेना है। चलिए फैराडे की इकाई क्या होती है, फटाफट बता दीजिए। तो यहाँ पे फैराडे की इकाई क्या होती है, जल्दी से जल्दी यहाँ पे सभी प्यारे बच्चे आंसर देंगे। तो चलिए फैराडे की इकाई क्या होती है, तो कूलम मोल इनवर्स होता है, कूलम मोल इनवर्स। तो सी वाला ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा प्यारे, सही आंसर हो जाएगा। अगला आ जाइए कि विलयन की चालकता समानुपाती होती है, जो विलयन है उसकी चालकता किसके समानुपाती होगी, तो ये होगी आयनों की संख्या के समानुपाती। तो कौन से ऑप्शन में है, तो आपको दिख रहा होगा बी वाला में, तो आप लोग यहाँ पे बी वाला ऑप्शन टिक कीजिएगा, आप इसका सही आंसर दे दीजिएगा। और प्यारे बच्चों निवेदन करेंगे कि पैड ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, कुछ नहीं है 299 में, तो आप लोग यहाँ पे ज्वाइन कर लीजिएगा, तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। तो चलिए, और फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं आप लोग जुड़ जाइए। अगला यहाँ पे आ जाइए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन प्यारे लाल यहाँ पे आपके सामने क्या दिया गया है समझिएगा, और यहाँ पे आप लोग इसका आंसर बताइएगा कि वैद्युत अपघटन में निक्षेपित आयनों की मात्रा निर्भर नहीं करती। वैद्युत अपघटन में निक्षेपित आयनों की मात्रा निर्भर किस पे नहीं करती है, तो यहाँ देखिए वैद्युत रासायनिक तुल्यांक पे करेगी, समय पे करेगा, वैद्युत धारा पे करेगा, लेकिन ये प्रतिरोध पे निर्भर नहीं करेगा। तो यहाँ पे आपको ए मार देना है, कुछ नहीं ए मारना है, जो कि आपका सही आंसर होगा। 18 देखिए द्रवित NaCl के वैद्युत अपघट्य में प्यारे बच्चों कैथोड पे क्या होता है, हम आपको बताएं कि प्यारे बच्चों जब कंटेनर में वैद्युत धारा, यहाँ पे देखिए वैद्युत अपघट्य कराया जाता है, 2 इलेक्ट्रोड लगे होते हैं कि यहाँ पे क्या है, मान लीजिए कैथोड है, ये क्या है, एनोड है, और यहाँ पे NaCl जब घोरेंगे तो Na पे प्लस Cl जब टूटेगा तो Na किस पे जाता है, तो ये प्लस वाला माइनस चिपकता है और ये माइनस वाला प्लस में चिपकता है, यानी क्या हो जाएगा, जो सोडियम होगा वो कहाँ पे जाएगा, कैथोड पे जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, NaCl में प्यारे बच्चों पूछा था कि वैद्युत अपघटन में कैथोड पे क्या मुक्त होता है, तो कैथोड पे प्यारे बच्चों सोडियम मुक्त होगा, Na प्लस माइनस पे जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, कैथोड पे मुक्त होगा। तो बी वाला ऑप्शन आपका सही आंसर होगा, ध्यान रखिएगा। अगला यहाँ पे आ जाइए कि NaCl के तनु जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर कैथोड पे मुक्त होता है। तो प्यारे बच्चों कैथोड पे तो आपको पता है कि Na यानी सोडियम मुक्त होता है, यहाँ पे ए वाला ऑप्शन राइट कर देना है। अगला यहाँ पे आ जाइए क्वेश्चन के विलयन में विद्युत का संचालन कौन करता है, विलयन में विद्युत का संचालन, तो प्यारे बच्चों विलयन में विद्युत का संचालन अगर आपका पूछा जाए तो वैद्युत अपघट्य करेगा, वैद्युत सॉरी अपघट्य नहीं है, अनअपघट्य, अभी गलती टिक कर देते, वैद्युत अपघट्य करेगा। यहाँ पे आपको ये याद होना चाहिए कि विलयन में विद्युत का संचालन कौन करता है, वैद्युत अपघट्य करता है। अगला यहाँ पे आ जाइए किसी सेल अभिक्रिया का सम्य अवस्था पर सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है। मान लीजिए कोई सेल अभिक्रिया अपने सम्य अवस्था को प्राप्त कर लेता है तो उसका टर्मिनल वोल्टेज क्या हो जाएगा, आप बताते हैं शून्य। वही क्वेश्चन है, आपको क्या मानना है कि सम्य अवस्था पे ये क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो ये आपको याद करते चलना है। अगला यहाँ पे आ जाए कि सेल में रेडॉक्स अभिक्रिया के होने के लिए सेल का विद्युत वाहक बल क्या होना चाहिए, सेल में रेडॉक्स अभिक्रिया होने के लिए सेल का विद्युत वाहक बल क्या होना चाहिए, सेल में रेडॉक्स अभिक्रिया होने के लिए सेल का विद्युत वाहक बल क्या होना चाहिए, तो सेल में रेडॉक्स अभिक्रिया होने के लिए सेल का विद्युत वाहक बल आपका पॉजिटिव में होना चाहिए, यानी धनात्मक होना चाहिए। तो ये भी साथ में आप लोग याद करते चलिएगा। अगला आ जाए निम्नलिखित में से कौन आयनिक यौगिक है, आयनिक यौगिक, तो देखिए एल्कोहल तो प्यारे बच्चों बिल्कुल आयनिक नहीं है, शक्कर बिल्कुल नहीं है, शर्करा विलयन बिल्कुल नहीं है, हाइड्रोजन क्लोराइड बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे सोडियम नाइट्राइड हमारा क्या हो जाएगा, आयनिक ही होगा, क्योंकि इसमें क्या होगा, सोडियम नाइट्राइड में आपका प्लस आयन भी पाया जाएगा, माइनस आयन भी पाए जाएंगे। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, सोडियम नाइट्राइड आपका सही आंसर होगा। चलिए, वह उपकरण जिसमें ईंधन जैसे हाइड्रोजन और मीथेन के दहन से आपको क्या मिलता है, सीधे विद्युत ऊर्जा मिलता है, तो उसे क्या कहेंगे, तो उसे कहेंगे प्यारे बच्चों क्या, ईंधन सेल, यहाँ पे क्या कहेंगे, फ्यूल सेल। तो फ्यूल सेल हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला आ जाइए कि चालक की चालकता एवं प्रतिरोधकता निम्नलिखित में से किस प्रकार का संबंध है, चालक की चालकता और प्रतिरोधकता। तो चालक की चालकता और प्रतिरोधकता में क्या है, तो प्यारे बच्चों किसी भी चालक की चालकता और प्रतिरोधकता में क्या संबंध होता है, C=1 प्यारे बच्चों क्या होता है, R होता है, जो कि आपके ऑप्शन सी वाला में दिख रहा है। तो सी वाला ऑप्शन आपको बिल्कुल राइट मार देना है, बिल्कुल यहाँ पे क्या करना है, गलती नहीं करना है। अगला यहाँ पे आ जाइए क्वेश्चन कि एक यहाँ पे देखिए मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव शून्य विभव वाला होता है, क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रोड विभव को ही शून्य मान लेते हैं, इलेक्ट्रोड विभव को शून्य माना जाता है। बी वाला ऑप्शन मारिएगा, ये आपका राइट आंसर होगा। तो प्यारे बच्चों वीडियो को शेयर करते रहिए, और यहाँ पे आपका ये जो क्लास चल रहा है ना प्यारे, ये क्लास छोड़ दीजिएगा ना तो आप समझ लीजिए कि बहुत कुछ छोड़ दिए हैं, बहुत कुछ आप लोग छोड़ रहे हैं।
ये प्यारे बच्चों 40 दिन में अगर मान लीजिए आपको कि पूरा 80% प्यारे बच्चों आपका कवर अप कराया जा रहा है, तो समझ लीजिए कितना बड़ी बात है। तो आप ये छोड़िए बिल्कुल भी मत। अगला यहाँ पे आ जाइए कि सेल अभिक्रिया स्वतः होती है जब यहाँ देखिए डेल्टा जी का मान ऋणात्मक में हो, डेल्टा जी का मान क्या हो, ऋणात्मक में हो। तो ये भी साथ में आपको याद करते चलना है। अगला यहाँ पे आ जाइए कि निम्नलिखित विलयनों में से, और सॉरी यहाँ पे आज पीडीएफ डलेगा, पीडीएफ डल चुका है प्यारे बच्चों, जाके डाउनलोड करना है। और चलिए ये पीडीएफ कहाँ मिलेगा हम आपको बताएंगे कि निम्न विलयनों में से किसमें सबसे उच्च यहाँ देखिए वैद्युत चालकता होती है। तो यहाँ पे सबसे उच्च वैद्युत चालकता किसमें होगा, 0.1 m डाइफ्लोरोएसिटिक अम्ल में होगा। तो यहाँ पे डी वाला मारिएगा, आप लोग सही कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आ जाएगी प्रबल वैद्युत अपघट्य की चालकता होती है। तो प्रबल वैद्युत अपघट्य की चालकता क्या होती है, तो ये प्यारे बच्चों होती है तनुता पे धीरे धीरे चढ़ती है, बढ़ती है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन क्या होगा, प्रबल वैद्युत अपघट्य। हम आपको जो समझाए प्रबल वैद्युत अपघट्य क्या होता है, जो विलयन में पूर्णतः क्या हो जाए, वियोजित हो जाए, घुल जाए, उसे क्या कहते हैं, प्रबल वैद्युत अपघट्य कहते हैं। अगला यहाँ पे आ जाइए कि लोहे पर प्लेंटिंग के लिए सबसे अधिक उपयुक्त धातु कौन सा है। तो लोहे पर प्लेंटिंग के लिए प्यारे बच्चों कौन सी धातु होगी, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि जिंक का लेप लगाया जाता है, उसे किसके, तो जंग से बचाने के लिए। कौन सा लेप, तो जिंक का लेप। एक होता है आयरन कैथोड बना के भी हम लोग लोहे को रोक सकते हैं, कैसे, तो जंग लगने से बचाने के लिए। अगला यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक अवरोधक है, अवरोधक कौन सा है, तो अवरोधक हमारा हो जाएगा डायमंड, जो होता है हमारा अवरोधक होता है, डायमंड क्या हो जाएगा, अवरोधक हो जाएगा। इससे इलेक्ट्रिसिटी यानी धारा का प्रवाह नहीं होगा। अगला आ जाइए कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ के घोल को कॉपर के बर्तन में सुरक्षित रखा जा सकता है। चलिए यहाँ पे आंसर लगाते चलिए कि किस प्रकार के घोल को कॉपर के बर्तन में सुरक्षित रखा जा सकता है। तो किस प्रकार के घोल को, तो यहाँ देखिए ZnSO4 को हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉपर के घोल में सुरक्षित रख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम के लिए है ये सब। अगला आ जाए कि किसी अर्धसेल का इलेक्ट्रोड विभव निर्भर करता है। तो चलिए फटाफट बता दीजिए कि किसी अर्धसेल का इलेक्ट्रोड विभव किन किन बातों पे निर्भर करता है। तो देखिए पहले तो धातु की प्रकृति पे, सेल की धातु की आयन की सांद्रता, तापक्रम, यानी इनमें से सभी वाला ऑप्शन यहाँ पे क्या होने वाला है, बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। 1 कूलम बराबर होता है, यहाँ देखिए बहुत सारे बच्चे 96,500 फैराडे मारते हैं, जो कि होना चाहिए कूलम्ब। यहाँ पे लिखा है फैराडे और यही मार देते हैं, जो कि हो जाता है गलत। तो 1 कूलम्ब बराबर होता है 6.24 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन के। तो ये भी आपको याद रखना है, ये सब क्वेश्चन होते हैं एग्जाम के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगला आ जाए कि किसी मरकरिक सेल में कौन सा पदार्थ नहीं होता है। और प्यारे बच्चों 7 बजे के लिए रेडी रहिएगा, आज होगा टेस्ट। आज क्या होगा, टेस्ट होगा, इसके लिए रेडी रहिएगा। चलिए मरकरिक सेल में कौन सा पदार्थ नहीं होता है, मरकरी सेल में कौन सा पदार्थ नहीं होता है, ये आप लोग आंसर बताइए। आंसर बताइए प्यारे बच्चों कि मरकरी सेल में कौन सा नहीं होता है। तो HgCl2 नहीं होता है मरकरिक सेल में। यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे आ जाएगी तापमान में वृद्धि के साथ धातु की चालकता क्या होती है। अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तब धातु की चालकता क्या होगी, फटाफट से बता देना है। गजब का क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है आपके एग्जाम का। प्यारे बच्चों यहाँ पे उसका हम बता दिए थे कि ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, लेकिन इसका जवाब देखेंगे कौन बच्चा सही दे रहा है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, अभी बता देंगे ना तो मजा नहीं आएगा इसको। यहाँ देखिए HW है ना, तो हमें पगला गए, HW लिखना है, तो HW यहाँ पे हम लिख दिए। अब यहाँ पे ये लास्ट क्वेश्चन है कि तापमान बढ़ाएंगे तो धातु की चालकता, कई इतना बार यहाँ पे कम से कम 5 बार आपको पढ़ा चुके हैं। तो तापमान बढ़ाने के बाद धातु की जो चालकता होगी वो बढ़ जाएगी कि घट जाएगी। पहली बात यहाँ पे धराना है कि धातु है और धातु नहीं है, यहाँ पे ये बात को आपको कन्फर्म करके आंसर देना है। तो चलिए प्यारे बच्चों पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड करना है, आज पीडीएफ डाले हैं, तो आज पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड करना है। ऑनलाइन टेस्ट नहीं दिए हैं तो कहाँ से देना है, उसके पहले यहाँ पे आपको इतना मेहनत के लिए प्यारे बच्चों आपको तो खुद ब खुद लाइक कर देना चाहिए, हमको बोलने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। लाइक करके आपको अपनी फैमिली को जल्दी से जल्दी बड़ा कर देना चाहिए, क्योंकि हम आपके अपने हैं, तभी तो प्यारे बच्चों इतना खांसी होने के बाद से कोई पढ़ाएगा नहीं। यहाँ पे आपको अकेले इकलौता आदमी जो आपको हर क्लास दे रहा है, हर सब्जेक्ट का क्लास दे रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि 4-4, 5-5 क्लास आपको कैसे हम देते होंगे, कितना मेहनत करते होंगे। तो आपको तो लाइक तो प्यारे बच्चों जरूर करना चाहिए। और प्यारे बच्चों यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना है, तो आप लोग कर दीजिएगा।
तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि कहाँ पे आपको मिलेगा। और पेड कोर्स, यहाँ देखिए पेड के रूप में आप लोग जुड़ जाइएगा ना तो आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है, पहले बता रहे। तो आप लोग जुड़ जाइए, कॉल कीजिए मेरे नंबर पे और आप लोग बात कर लीजिए। चलिए यहाँ पे हम आपको बताने वाले कहाँ पे मिलने वाला है आपको सारा मटेरियल, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, गूगल सर्च करना है, आपको लिखना है सिंपली आस्क बोर्ड, आस्क बोर्ड लिख के सर्च करना है। जैसे ही सर्च कीजिएगा आस्क बोर्ड लिखा आएगा, आपको इसी पे एक बार टैप करना है, जैसे ही मारिएगा ये खुल जाएगा। प्यारे बच्चों जैसे ही खुल जाएगा, पहली बात तो आपका ऑनलाइन टेस्ट चल रहा है, तो यहाँ देखिए ऑनलाइन टेस्ट आपको यहाँ पे दिख रहा है और यहीं पे क्या करना है, आके आपको ऑनलाइन टेस्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सब इस पे ऑनलाइन टेस्ट पे क्लिक करेंगे ऐड आएगा, ऐड पे आपको क्लिक करके 2 मिनट रुकना है, तभी यहाँ पे PDF डाउनलोड होगा। ऐड पे क्लिक करके 2 मिनट तक रुकना है, तो यहाँ पे ऐड पे क्लिक करके 2 मिनट रुकिएगा। उसके बाद से यहाँ पे नीचे आइएगा, नीचे यहाँ पे आइएगा तो स्टार्ट का बटन है, स्टार्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे नेम पूछेगा, डाल दीजिएगा नेम, यहाँ पे क्या है आस्क बोर्ड लिख देते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट कर देते हैं। तो चलिए यहाँ पे फटाफट से आपका यहाँ पे आपको प्यारे बच्चे याद हो जाएगा। तो सिंगानोया इज ए शॉर्ट स्टोरी राइटर, क्या हो जाएगा जैपनीज, तो जैपनीज। अरे बाबू ये कौन डाला है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे ऐसा टेस्ट लगा है ना कि ये आपको पता ही नहीं चलेगा। अब की बार का टेस्ट में पता नहीं चलेगा कौन टॉपर कौन नहीं, ये सिर्फ रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा। हम सॉरी भूल गए थे, तो आप लोग दे दीजिए, उसके बाद से रिजल्ट में पता चलेगा, चीटिंग का कोई संभावना ही नहीं है। तो ये तो ऑनलाइन टेस्ट है। अब यहाँ आप देख लीजिए, यहाँ पे प्यारे बच्चों यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं कि आपको PDF कहाँ से मिलेगा। तो जैसे यहाँ पे ये टेस्ट दिख रहा है ना, यहाँ पे आपको आना है, ये PDF डाउनलोड दिख रहा है, ये देखिए बड़ा कर देते हैं PDF डाउनलोड, और बड़ा करें, अरे लीजिए और बड़ा करें, आई लीजिए, यहाँ पे लिखा है ना, इसी पे आपको टैप करना है, टैप कीजिएगा दिखेगा फिजिक्स का PDF डाउनलोड करने के लिए, आके डाउनलोड कर लीजिए। तो चलिए प्यारे बच्चों मिलते हैं ऐसे अगली क्लास में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए और मन लगा के पढ़ते भी रहिए। थैंक यू सो मच, और अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिए, हम आपके लिए वैसे ही मेहनत करते रहेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं ऐसी अगली क्लास में।